हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट से मॉडल पेपर का लाइव डिस्कशन करवाया जा रहा है ताकि कम से कम समय में आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इस लाइव क्लास में अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ सकें। तो आज के क्लास में हम लोग साइंस के मॉडल पेपर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा मॉडल पेपर 2 का क्वेश्चन 1। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बाबू, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए तो याद रखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग ध्यान देंगे, इस क्लास से हमें यह लक्ष्य रखे हैं कि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन कर लें, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा होता है। तो याद रखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या सब प्रकार के दर्पण से? तो सभी लोग आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल में हमेशा छोटा बनते हैं, समतल में बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण से हम बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, या औंधा होता है? सभी लोग प्रयास जरूर करें उत्तर देने का क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जुड़ जाएं और सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम में दुगुना क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कम से कम समय में सभी प्रश्नों को पढ़ सकें और समझ कर बना सकें। तो बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? चलिए तो याद रखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बाबू? सीधा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसी तरह से डेली क्लास लेकर आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभि द्वारा, या परितारिका द्वारा? बताइए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? जो हम लोग के आंखों में लेंस होते हैं उसकी फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पश्चमाभि के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन से। आप लोग प्रयास जरूर करें उत्तर देने का, मत डरें, मत टेंशन लें कि मेरा उत्तर गलत हो जाए। कोई बात नहीं बाबू, अगली बार सही होगा। प्रयास जरूर करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतने ही एग्जाम में आपको फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? अर्थात किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? जिसका विचलन अर्थात अपने रास्ता से भटकना, अपने रास्ता से दूर होना,
ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। किसका होता है बाबू? बैगनी रंग का। आप लोग को मालूम होगा तरंग दैर्घ्य का अपोजिट होता है विचलन। जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य रहेगा उतना ही कम विचलन बिखराव होगा। तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है, झुकाव सबसे अधिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सभी लोग आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो दूसरी तरफ एक पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वह 7 रंगों की पट्टी होती है, जिसको याद करने के लिए बैजानिया पिनाला ट्रिक भी याद रखे हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। ध्यान देंगे बाबू, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप लोग भी अपना उत्तर जरूर दे बाबू, लाइव चैट में जरूर दें, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना उत्तर। प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग के पास कम समय दे रहे हैं, मगर आप लोग को मालूम हो किसी भी प्रश्न का उत्तर, उससे आप जरूर लिखें, जरूर बताएं। तो नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग से पूछ जा रहे हैं, और यह न्यूमेरिकल है। आप लोग न्यूमेरिकल देकर परेशान न हो, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, बस आप लोग के फार्मूला याद रहना चाहिए, सूत्र याद रहना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है बाबू, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखने का प्रयास करेंगे। 100 वाट अर्थात P बराबर कितना है बाबू? तो P बराबर 100 वाट है, क्योंकि शक्ति का मान दिया। 250 वोल्ट के विद्युत मेन अर्थात विभवांतर V बराबर क्या दिया है बाबू? 250 वोल्ट दिया है। मेन से जुड़ा है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान I पूछ रहा है, I बराबर क्या होगा? तो फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए कि विद्युत शक्ति अर्थात P बराबर क्या होता है? V इंटू I होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम I निकालेंगे, यहाँ से I निकालेंगे बाबू, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बटा V, और P का मान दिया है 100 और V का मान दिया है क्या? 250। जब इसे हल करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा बाबू। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 0.4 एम्पियर किस में है? तो ऑप्शन बी में है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए टेंशन न ले, परेशान ना हो, एक बार समझने का प्रयास करें। 100 वाट क्या है बाबू? शक्ति है, शक्ति को P से लिखते हैं। 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से, 250 वोल्ट क्या है? विभवांतर, जिसे V से लिखते हैं, मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा को I से लिखते हैं। I बराबर वाट, I निकालना है। सभी लोग फार्मूला याद रखेंगे, विद्युत शक्ति बराबर होता है V इंटू I। यहाँ से अगर हम I निकालेंगे तो P बटा V हो जाएगा। P अर्थात 100 वाट, V अर्थात 250 वोल्ट। जब इसे कैलकुलेशन से हल करेंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। यहाँ कण होगा बाबू, करण नहीं, कण होंगे। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो याद रखेंगे, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें बाबू, और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से, हमारे इस क्लास से पहली बार जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 9 भी न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, समझने का प्रयास करें। कह रहा है बाबू, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। आप लोग बल्ब देखते हैं, पहले जो 10 रुपये में मिलती थी बाबू, उसमें देखिएगा लिखा रहेगा 220 वोल्ट तथा 100 वाट। ठीक है, अंकित है। जब इससे 110 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट अंकित है, मगर इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, अर्थात इसे चलाते हैं, उपयोग करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? P कितनी होगी? तो सबसे पहले जो दिया है बाबू उसे लिखने का प्रयास करेंगे। दिया क्या है बाबू? आपको दिया V बराबर 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, और P बराबर क्या दिया है? 100 वाट दिया है। हम जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तब इसकी शक्ति क्या होगी?
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, प्रतिरोध निकालना होगा। क्या निकालना होगा बाबू, प्रतिरोध निकालना होगा। तो जब R निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का फार्मूला होता है विभवांतर के स्क्वायर बटा P, V स्क्वायर बटा P। तो यहाँ से V का मान कितना है, 220 है। ठीक है, जब 220 का स्क्वायर करेंगे तो 220 गुना 220, अब बटा में P कितना है बाबू, 100 है। तो जब एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, अर्थात 484। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, प्रतिरोध का मान आया 484। तो हम यहाँ पर प्रतिरोध क्यों निकालें, प्रतिरोध क्यों निकाले बाबू, क्योंकि बिना प्रतिरोध के हम शक्ति नहीं निकाल सकते इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हम जो पहले अंकित है विभवांतर का मान 220 वोल्ट और 100 वाट, उसके द्वारा हम प्रतिरोध निकालें। अब इससे क्या कर रहा है बाबू, 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, 220 वोल्ट नहीं, 110 वोल्ट। तो अब यहाँ पर V डैश कितना हो गया, 110 वोल्ट। ठीक है बाबू, 110 वोल्ट। अब हमें निकालना है कोची, P निकालना है। तो यहाँ से P बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R होगा। और V का मान कितना है बाबू, तब V का मान है 110 वोल्ट, क्योंकि 110 वोल्ट पर प्रचलित कर रहे हैं। तो V के जगह 110, तो 110 के स्क्वायर कर देंगे और नीचे रख देंगे 484। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे बाबू तो आपका सही आंसर निकल जाएगा, जो आएगा कितना बाबू, 25 वाट आएगा। तो इस तरह से आप लोग इसे बना सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करें, या आप वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके आप फिर से समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप से संपर्क करें, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बाबू, तो बैटरी से डिश धारा प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और भिव्या प्रश्न आप लोग के सामने है, तो सभी लोग याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, फैराडे ने। किसने की थी बाबू, फैराडे ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर ये आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता बाबू, कोई चार्ज नहीं लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोग लाइक करते हैं, उससे हम उत्साहित होते हैं और इसी तरह से क्लास लेने के लिए उत्साहित होते हैं बाबू। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पर शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर बाबू, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर। बहुत ही आसान और भिव्य प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। आप लोग जिस मॉडल पेपर का डिस्कशन देख रहे हैं उससे आपको लगभग 90% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन जरूर कर ले बाबू। और जो भी स्टूडेंट हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, सभी विषय का अलग अलग चैप्टर वाइज लाइव डिस्कशन करवाया गया है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसलिए प्ले लिस्ट में जाएं और जो भी विषय का आपको देखना है डिस्कशन उस पर सेलेक्ट करें और प्रश्नों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको दुगना प्रश्न रहने वाले हैं। इसलिए जितना आप लोग के पास रिवीजन रहेगा, जितना प्रैक्टिस रहेगा, उतना ही आप लोग के लिए फायदेमंद रहने वाला है। इसलिए आप लोग जरूर देखें, जरूर रिवीजन करें। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है बाबू किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग बता सकते हैं, सभी बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। सभी लोग लाइव चैट में इसका उत्तर दें और जो भी स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बाबू। बहुत ही आसान और भिव्या प्रश्न है, बार बार पूछ जाते हैं प्रश्न। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, बहुत बढ़िया बाबू, सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो क्वेश्चन 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यह भी प्रश्न बहुत ही आसान है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो याद रखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्मी ईंधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत विद्युत ऊर्जा नहीं करेंगे बाबू, कुछ लोग विद्युत ऊर्जा कर देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं जल से भी, पवन से भी, इसलिए आप लोग विद्युत ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं रखेंगे, जीवाश्मी ईंधन को अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए।
बहुत लोग एग्जाम में प्रेशर के कारण कन्फ्यूजन हो जाते हैं और आसान से आसान प्रश्नों को गलत करके आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना आए, आप लोग आराम से सभी प्रश्नों को हल करें और अच्छे नंबर से पास हों। यही मेरी शुभकामना है आप लोग के साथ। तो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है, अच्छा ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या जैव गैस। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि एक उत्तम ईंधन कौन है बाबू, तो आप लोग का जवाब क्या होना चाहिए? तो आप लोग का जवाब होना चाहिए जैव गैस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक उत्तम ईंधन कौन है बाबू? जैव गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। जस्ता अर्थात जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl, ठीक है, कि अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो याद रखेंगे, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है बाबू? तो हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बनता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे याद कर ले बाबू। हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला अर्थात उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। तो यह यौगिक जल में विलय है, जो निर्मित हो रहा है बाबू, यह जल में घुल जा रहा है, विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर देंगे बाबू। चलिए, कैल्शियम वह तत्व है बाबू, कैल्शियम याद रखेंगे, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन अर्थात टूटना, वियोजन डिकम्पोजिशन। बताइए, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? आप लोग अपघटन अभिक्रिया का डेफिनेशन पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। बड़े यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाते हैं, दो या दो भिन्न प्रकार के यौगिक में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन सी है जो क्या है, अलग अलग यौगिक में टूट रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अपघटन अभिक्रिया कौन है बाबू? ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नांकित में से कौन लवण है? तो बताइए बाबू, निम्नांकित में से कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH? बताइए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4 पोटासियम सल्फेट या NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन लवण है बाबू? कौन साल्ट है? तो याद रखेंगे सभी लोग, कौन साल्ट है? पोटासियम सल्फेट। K2SO4 है जो क्या है? लवण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है बाबू, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट लाभ उठा सकें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, किसी लाल तप्त आयरन अर्थात लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जो यौगिक का निर्माण होता है वह यौगिक बाबू Fe3O4 है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान सा प्रश्न है बाबू। हमारे शरीर में pH पावर ऑफ हाइड्रोजन कितने परास अर्थात कितने रेंज के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो याद रखेंगे, हमारे शरीर में pH 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो इस प्रश्न को देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रयास आप लोग कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक करें बाबू। चलिए, बहुत बढ़िया। 24 कैरेट शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, किसमें? 24 कैरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? आप लोग को क्लास में बताया गया था धातु एवं अधातु में डिफरेंस, अंतर। उसमें आपको ये प्रश्न का उत्तर बताया गया। अपवाद में होते हैं बाबू ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सीसा और टीन, सीसा और टीन, सीसा का क्या होता है फॉर्मूला बाबू पीबी, और टीन का क्या होता है एसएन। पीबी और एसएन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, सोल्डर, सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5 और अल्कोहल का OH है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में यह दिया गया है, C2H5OH है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है बाबू। इसलिए इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा? C2H5OH है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो बाबू याद रखेंगे जो C6H6 जिसे क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। बेंजीन है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए। जितने भी प्रश्न इस मॉडल सेट के देख रहे हैं बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI है, इसलिए आप लोग जरूर देखें, अंत तक जरूर जुड़ रहें और इसे एक बार रिविजन कर जाए एग्जाम में। आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रियक सहसंयोजक बंधन बनाते हैं बाबू? आपसे पूछा जा रहा है किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, तो आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त में क्या है? एल्केन, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है। और सभी लोग जानते हैं बाबू एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 अर्थात दुगना से दो कम। जिस यौगिक में कार्बन की संख्या का दुगना से दो कम रहेगा हाइड्रोजन, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में कार्बन कितना है? 3 है, तो 3 का दुगना 6 और 6 से 2 कम अर्थात 4। तो समझ गए होंगे बाबू कि ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी को कहेंगे कोची बाबू? तो प्रोपाइन। क्या होगा बाबू? प्रोपाइन। ठीक है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 अबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है, अर्थात वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है बाबू? तो पिछले क्लास में मैंने बताया कि आवर्त सारणी में वर्टिकल अर्थात खड़ा लाइन को, ऊर्ध्वाधर लाइन को, ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, और पड़ा को, क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बाबू। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि डेली इसी तरह से डिस्कशन लेकर आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी इस तरह से देखते हैं बाबू, तो इस वर्ग के सदस्य को आपको कहा जा रहा है कि क्या, कौन होते हैं बाबू? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? तो याद रखेंगे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं, अल्काइल मेटल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह, आवर्त सारणी जब इस तरह से देखते हैं बाबू तो सबसे लास्ट वाले जो वर्ग होता है इसे शून्य या 18 वर्ग का तत्व कहते हैं। ठीक है, तो शून्य समूह का तत्व कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं जितने शब्द बोले हैं उनमें से कौन है बाबू? तो हीलियम है। हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है, शून्य समूह का तत्व है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इस क्लास से यही लक्ष्य रखे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आप लोग का डिस्कशन हो जाए, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर रहें और वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अर्थात खून से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो याद रखेंगे बाबू, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन विधि द्वारा निकालता है, अपोहन प्रक्रिया द्वारा निकालता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग साइंस का मॉडल पेपर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको फ़ायदा बहुत ही मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है बाबू। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है बाबू। कौन है? लीवर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही प्रश्न होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ग्वाइटर अर्थात अथवा घेंगा ग्वाइटर अर्थात घेंगा पनपता है किसकी कमी से? तो घेंगा रोग किसकी कमी से पनपता है बाबू? आयोडीन की कमी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें बाबू। हम कम से कम समय में उत्तर दे देते हैं, मगर आप लोग जरूर दें। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है जरूर दें लाइव चैट में, और अंत में जरूर लिखें कि कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ आज के क्लास में। आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें बाबू। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है किसमें? मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है बाबू? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? चलिए तो याद रखेंगे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली है जो अर्धपरागम्य झिल्ली है बाबू। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखेंगे, जिन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। किसने किया था बाबू? जॉनसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसे मादा एनोफेलस कहते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में। किस जल में बाबू? गंदा जल में उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो याद रखेंगे, सूखे घास पत्ते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग से हम चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हरे पौधे क्या कहलाते हैं क्या बाबू? सभी लोग उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में जो लिखें। आप लोग अगर इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे, और जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। हरे पौधे क्या कहलाते हैं बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहे बाबू। चलिए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा बाबू? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ आज के लाइव क्लास में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों पे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उससे जरूर बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।